बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ कब सीधे करते हुए, पेपर्स इकट्ठे करते हुए, ढक्कन छुपाते हुए मैं इमरान हसन, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं और आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ है। यस, बिकॉज इट्स वीकेंड, फ्राइडे है और फ्राइडे में अक्सर कहता हूँ कि बड़ा रिलैक्सिंग दिन होता है। तो वैसे जुम्मे की बरकतें हैं, आपको जुम्मा मुबारक भी हो। आपने कहा था जुम्मा? जी मैंने कह दिया था, आपने सुना होता कब मेरी तरफ से भी आपको जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह करे दिन बहुत अच्छे से आपका गुजरे। गर्मी में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, सो एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि लोग डिहाइड्रेशन की जानिब ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्दी की एक रूटीन है, बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम से कम हो रहा है जी। ये तवज्जो दिलाना, दो चीज़ें, एक तो पानी का इस्तेमाल और दूसरा गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है कि घर से बाहर ना निकलें और पानी ज़्यादा पिएं। कैसा लग रहा है आज आप सुबह थोड़ा जल्दी आए? आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज़ इट्स बीन 30 years to Pakistan that they've won the World Cup. ये इनको बीच में याद आया वर्ल्ड कप जीतने वाले। सुबह हम बात कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब जब आए ना, उन्होंने कहा कि आज हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे। तो हमने कहा जब वो जीते थे, आज किस तरह से वो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, ये तो आने वाला मार्च वैसे इस मामले में रास है खान साहब को, तो देखते हैं आज इजलास सरप्राइज मिलेगा। अच्छा चले जनाब, आगे बढ़ेंगे शो में, आपको बताएंगे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। तहरीके अदम एतमाद का अहम मरहला, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। तहरीके अदम एतमाद समेत 15 निकाती एजेंडा इजलास के लिए जारी, हुकूमत और ओपोजिशन की अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल। वजीर आजम 92 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराने के लिए तैयार। आज ही के दिन खेल के मैदान में एसाब की जंग जीतने वाले कप्तान को 30 साल बाद सियासी मैदान में सख्त मज़ाहमत का सामना। हिकमत अमली क्या होगी? सारी नजरें कप्तान पर लग गईं। हुकूमत और ओपोजिशन में कानूनी जंग उरूज पर मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुकूमत बागी अराकीन की ताहयात नाअहली के लिए कोशां। ओपोजिशन ने सदारती रेफरेंस को अदालती वक्त का ज़िया करार दे दिया। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी से। और 5वीं PGF इंटरनेशनल लेडीज एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम करने वाली रमशा एजाज होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। वीकेंड वाला शो जरा पावर पैक होता है, सेगमेंट्स भी होते हैं और सियासत पे भी बात होगी आज की बड़ी खबर में। जिक्र है तहरीके अदम एतमाद का और इससे पहले सियासी माहौल का। गर्मी है, शदीद गर्मी है इस वक्त। हुकूमत और ओपोजिशन बैक वक्त 3 महाजों के ऊपर सियासी जंग लड़ते नजर आते हैं, जो मुनहरिफ अराकीन की नाअहली से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस है। इस पर हम अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो समाअत कर रहा है। दूसरी जाने पार्लिमानी महाज पर आज कौमी असम्बली का ये हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है। दो कि इसमें आज कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका जो 15 निकाती एजेंडा है वो जारी कर दिया गया था। इसमें तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। बहरहाल इसके साथ साथ अगर हम हुकूमत की बात करते हैं या अपोजिशन की बात करते हैं तो माशाल्लाह दोनों ही सड़कों पर सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और 27 मार्च को हुकूमत इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। हुकूमत इसे अपने लिए एक रेफरेंडम अवामी एतमाद या अदम एतमाद करार दे रही है। इमरान खान साहब ने बड़ा एक हतमी किस्म की कॉल दे दी है कि जी एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अम्र बिल मारूफ का टाइटल दिया गया है इसको। इस सिलसिले में जो वजीर आजम साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक काम भी जारी किया, एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जो सरकारी टीवी पर नशर किया गया। 1.5 मिनट का ये वीडियो पैगाम है और इसमें वजीर आजम ने कुरान करीम की आयत अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का रेफरेंस भी दिया है और तहरीक अदम एतमाद को हक और बातिल की लड़ाई करार देकर कहा है कि अवाम बाहर निकले और फैसला करे कि वो किसके साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कौम को क्या पैगाम दिया, आपको सुनवाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को। हमने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और हुकूमत की जो जलसे की तैयारियां हैं उस पर ऑपोजिशन की जानिब से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा, आप भी सुनिए। सरकारी वसाइल के ऊपर
सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इसने कौम के साथ फ्रॉड किया, इसने कौम के साथ झूठे वादे किए और इन 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं किया और सवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के कोई इसने जो है काम नहीं किया। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि हुकूमत ही तहरीक अदम एतमाद का मैच जीतेगी, लेकिन शेख रशीद साहब ने इस दावे के साथ एक और बड़ा इशारा भी दे दिया है। किस किस्म के इशारे दे रहे हैं आप सुनिए जरा। नून लीग की अभी तक कोई उनकी दरखास्त नहीं आई। कल कोई शरारत या कोई ऐसा मसला हो जाए तो वजारत दाखिला इसकी जिम्मेदार नहीं है। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, ना किसी को सैक किया जा रहा है, ना किसी को हटाया जा रहा है, ना कोई जा रहा है। तीनों समेत इमरान खान के कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। शेख साहब की पेशगोइयाँ मतलब बड़ी अहम हैसियत रखती हैं हमारी सियासी सूरत हाल के अंदर। खैर, आमिर इलियास राना साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके पास ज़रा इस्लामाबाद के माहौल के मुताबिक हम पूछते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने सुना ही इस वक्त तो बहुत हंगामा खेजी है और पोलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है फेडरल कैपिटल के अंदर। लेकिन मैं अगर आपसे सबसे पहले कहूँ कि आप मंजर कशी कीजिए, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आज इजलास भी है, तो सबसे पहले तो मंजरनामा हमारे सामने रखिए इस्लामाबाद में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मंजरनामा तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत परेशान है और हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी तैयारियों में है और हुकूमत की परेशानी का बायस यही है कि उनके अपने अरकान भी नाराज़ हैं और इत्तेहादी ना तो हुकूमत से मिल रहे, इस सेंस में कि प्राइम मिनिस्टर 5वां हफ्ता जाने को है और कैबिनेट इजलास नहीं बुला रहे। जाहिर है कि उसमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर जो मीटिंग्स हैं हुकूमत को जा के करनी पड़ रही हैं। लाजिज में वज़रा की और स्पीकर साहब भी टोली बना के रात गए लोगों से मिलते हैं, दिन में मिलते हैं और बताया जाता है कि जी हम तो ये कर दिया है और हमारे राब्ते बहाल हो चुके हैं। वो जो टेलीफोन के टूटे हुए राब्ते हैं ना, कि वो पुराने जमाने में पीटीसी की तारें होती थी, लाइनमैन से कह दिया गया है कि वो जोड़ दे, तो वो कहते हैं जी अगर जुड़ गई है तो कॉल हमें क्यों नहीं आ रही? वो लाइन जो आपको मिलनी थी वो हमें भी तो आती थी। परसों रात भी यही हुआ था, तो वो कहते थे जी वो आप हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा नहीं हमारी तो सेटिंग हो गई है। वो कहते हैं सेटिंग हो गई तो आमिर साहब, लाइनमैन को जब कहा गया कि तार जोड़ दे, लाइनमैन बात मान रहा है अभी तार जोड़ने की? उसी एमएनए ने ये कहा इनको कि भाई वो कॉल हमें क्यों नहीं आ रही है अगर लाइनें जुड़ गई हैं आपकी, तो फिर तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, हिज़्ब इख्तिलाफ इसलिए मजे से फिर रही है कि उनके पास जहां हुकूमत के अपने अरकान मौजूद हैं वहां अभी तक इत्तेहादियों के मामलात जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ खुश जा रहे हैं। देखें, चौधरी बरादरान जब कोई अनाउंसमेंट करने लगेंगे तो मेरे ख्याल में उनके सिर्फ 5 एमएनए काफ लीग के नहीं होंगे, उनके साथ कुछ और एमएनए भी बैठेंगे जो ये समझते हैं कि अब उनका हक है कि वो अगर कोई पॉलिटिकल फायदा ले सकते हैं, अगर कोई नई हुकूमत बनती है तो वो चौधरी बरादरान के साथ मिलकर अपना वजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर बंदे को अपने हल्के में जाना है। और आजकल की तैयारी ये है कि वजीर आजम का आपने जो खिताब सुनवाया, जो उन्होंने हक व बातिल की जंग बनाई, तो हक व बातिल की जंग तो वो 3.5 पौने 4 साल पहले जीते थे, जितवाए गए थे और जिस तरह भी हुआ था तो वो उन्हें दुनिया की हर चीज 100 दिन में ठीक करनी थी, फिर 6 महीने में करनी थी, फिर 1 साल में करनी थी, जो पौने 4 साल में ठीक ना हो सकी इत्तेफाक से। और बदकिस्मती इस कौम की कि एक बड़ी तादाद ने प्राइम मिनिस्टर के साथ तवक्कुआत बांधी। अब भी बहुत लोग हैं उनकी फॉलोइंग में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब वो इस कदर गुस्से में आए कि ना तो मैं अंडे टमाटर ठीक करने आया था, अब वो आगे हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मामलात। यानी ये पाकिस्तान में 1977 में भी चूरन बेचा गया था, जब तहरीक निज़ाम मुस्तफा चली तो भुट्टो साहब ने शराब पे बैन कर दिया, जुम्मे की छुट्टी कर दी। ये वो सारे हथकंडे हैं जो हम आजमा चुके हैं, ये कौम देख चुकी हुई है। एक तरफ 9 स्टार और एक तरफ भुट्टो साहब थे, तो वो चीजें काम नहीं आई थी। काम आया था कि आपने करना क्या है। तो अब आप लोगों को लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। या तो हिज़्ब इख्तिलाफ के 172 ना हो, या आप उनके मुकाबले में आज 172 शो कर दें बिल्कुल, आपके साथ बैठ जाएं। लेकिन अभी वो मसाइल नहीं हल हो रहे, तो अब ये दूसरी साइड पे कि जी मैं तो नेकी और बदी समझाने आया हूँ। भाई लोगों ने वोट दिए थे आपको अपने मसाइल हल करने के लिए, तो ठीक बात है।
लेकिन वो आए थे कि जी जिनको आप चोर डकैत कहते थे उनसे सब चीजें ठीक कर देंगे, जो पैसा करप्शन का गया है वो निकाल। अच्छा आमिर साहब, आम आदमी आमिर साहब ये वाला पॉइंट तो हो गया कि अवाम ने इनको जो मैंडेट दिया था वो अपने मसाइल के हल के लिए दिया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑपोजिशन दोनों का फोकस जो जलसे की तरफ है। 27 मार्च का जो जलसा है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट करा दिया जा रहा है। हुकूमत के लिए उन्होंने कहा जी या तो ये रेफरेंडम समझ लें, अदम एतमाद के हवाले से समझ लें या एतमाद के हवाले से समझ लें, ये दो सिचुएशंस हैं। अगर वजीर आजम एक तारीखी जलसा कर लेते हैं लेकिन अदम एतमाद में नाकाम हो जाते हैं, आपको लगता है तो इस जो जलसे का इम्पैक्ट है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या आएगा? क्या फायदा वो इससे हासिल कर सकते हैं अगर वो तारीखी जलसा कर लेते हैं तो? देखें, जलसा करना किसी भी लीडर के लिए कोई मसला नहीं होता। तारीखी जलसा वो जिसे कहेंगे वो तारीखी होगा और वो हो जाएगा। असल इशू ये है कि वो इलेक्शन के मोड में जा चुके, उन्हें तो डिलीवर करना था, वो हुकूमत में है, वो जलसों में चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहले भी तो जलसे करके हुकूमत में आए थे ना, तो फिर लोगों को क्या मिला? अब ठीक है कि वो एक उकसाने वाली बात है कि जी देखो मैं बड़ा ठीक काम कर रहा था, और हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो महंगाई मार्च दिसंबर में अनाउंस किया था, जिस पर मीडिया ने उनकी ऐसी तर्जीह पहनी थी कि महंगाई अब हो रही है और आप मार्च की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को अपने राब्तों पे यकीन था जो वो तहरीक अदम इत्तेमाद की सूरत में ले भुट्टो कराची से चले और बाद में आके उन्होंने वन टाइम शो करके वो फारिग हो गए और फिर ऊपर से अदम इत्तेमाद की तहरीक आ गई। अच्छा, वो हिज़्ब इख्तिलाफ की अपनी हिकमत अमली थी जिसमें हुकूमत फंस गई। जी। वो समझ रहे थे कि ये पता नहीं कैसे ही आ रहे हैं, और इत्तला तो वज़ीर आज़म को तकरीबन 1 महीना पहले मिल गई थी, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था कि इस कदर बड़ी तादाद में इनके MNA चले जाएंगे। अभी देखे कल वो एक जा रहे हैं वहां पे कमालिया में जलसा करने, रियाज फतेह ना ख्याल के। हमारी इत्तलात के मुताबिक दायरा जलसा तो सरकारी जो होता है वो इंतजामिया ने कराना है, तो 26 के बाद रियाज फतियाना कहोगे ये फिर हमें देखना होगा, क्योंकि वो भी ये चाह रहे हैं कि कुछ मिल सकता है तो मिल जाए। अच्छा आमिर इजाज साहब, जो एक प्रेशर टेक्निक होती है या टैक्टिक होता है कि इससे अंडर प्रेशर लेके आया जाए और फिर मुनहरिफ अराकीन को, चूंकि अभी उन्होंने वोट तो नहीं दिया, ख्यालात का इजहार किया है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं और मीडिया आके कह रहे हैं कि जी हमने तो नहीं कहा कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, हमने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बड़े सीरियस किस्म के हैं। तो इमरान खान साहब, एक जाने पब्लिक का प्रेशर, 27 का जलसा, लोग आपके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका जीना दोभर हो जाएगा, घरों के बाहर उनके एहतजाज करवाया जा रहा है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को ले गए हैं, और एक तलवार बहरहाल इन लोगों के सर पे लटक रही होगी इस मामले के अंदर कि खुदा न खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देती है जिससे इनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने का खतरा है, तो इस पे भी ये सोचेंगे। आपके ख्याल में ये ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी को हर्ट कर सकती हैं दो चीजें? देखें, अपोजिशन तो दो तरफ से आ रही है ना, एक तरफ है इत्तेहादी जी। अगर हुकूमत के इत्तेहादी अगले 2 दिन में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये जो मुनर्रिफीन है हुकूमत के, उनसे वोट कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। वो सिर्फ सीने पे मूंग दलवाएंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठेंगे PTI के अरकान और अपनी हुकूमत पे तनकीद करेंगे, वो कभी इनसे वोटिंग नहीं कराएंगे। देखिए, फर्क तो 10 वोटों का है, और इनका एक वोटर इस वक्त सिंध जेल में मौजूद है। क्या सिंध हुकूमत जुर्रत करेगी कि उसे पैरोल पे किसी भी तरीके से असेंबली में ले आए? लेकिन अगर MQM और काफ लीग अनाउंस कर दें कि 12 लोग उनके हैं, तो इनके वोट तो पूरे हो गए, तो उन्हें क्या जरूरत है कि उन MNAs को डी-सीट कराएं? हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाया बेसिकली इन लोगों को लाके। प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों के बाद क्या मुनर्रिफीन के टेलीविजन पे इंटरव्यू बंद हो गए हैं? कल भी मैं एक सुन रहा था, वो तो कह रहा था जी मुझे तायात नायल कर दे, मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। लोग दुखी हुए हैं, बदल गए हैं। क्या हुआ है कि वो रवैया जो उनको इमरान खान से चाहिए था सियासी तौर पे, वो नहीं मिला। तो असल बात इनकी ये होनी चाहिए थी कि जहां अपने तादियों को काबू करते और अपने अरकान को काबू करते, अब ये धमकियां लगा रहे हैं। शेख रशीद साहब की आपने बात सुनाई कि जी उन्होंने तो हवा ही निकाल दी सारी कि जी अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। तो अर्ली इलेक्शन किसके फायदे में है? नवाज शरीफ तो मुतालबा यही कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अर्ली करवाएं, क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में वो किस लिए गए हैं? वो पहले चले गए थे सेनेट के इलेक्शन में कि जी खुदारा खुफिया वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो सादिक संजरानी को वोट दे रहे थे तो ये सारे कह रहे थे हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के सारे अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट किया, सादिक संजरानी को वोट किया, उनके ज़मीर जागे थे। यानी कहीं पे भी कोई कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना कि ये जो आमिर साहब आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, 25 तारीख को कुछ चैनल्स ने हेडलाइंस चलाई
कि जी इत्तेहादी 25 तारीख को ऐलान कर देंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली यही ऐलान करेंगे कि वो हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, तो आज गालिबन 25 तारीख है। इत्तेहादी भी तो अपने कार्ड्स आखिरी वक्त तक सीने से लगाए हुए हैं, सामने साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो भी मुसलसल यही कर रहे हैं। उनकी भी एक पब्लिक पॉलिटिक्स बहरहाल है, तो उनका वोटर क्या सोच रहा होगा? आपके ख्याल में उनका एक मनफी इमेज या इंप्रेशन नहीं जा रहा अपने वोटर के ऊपर, क्लियर स्टैंड ना लेने के ऊपर इस मामले पे? देखें, वोटर को कौन पूछता है? अब वजीर आजम ने नहीं कह दिया 3.5 साल बाद कि मैं अंडे टमाटर ठीक नहीं करने आया। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास तो है ही कुछ नहीं। इनके अपने अरकान हो या इत्तेहादी हो, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं तो अनाउंस कर दें। अब बात तो इसी पे हो रही है ना कि जी चूंकि वो हुकूमत के साथ अनाउंस नहीं कर रहे और OIC की मीटिंग थी, 23 मार्च की परेड थी, तो 24 तारीख तक सबको खामोश करने का कहा गया था। तो आज 25 आपने कह दी, आज हो सकता है काफ लीग के मेंबर्स की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए और MQ और काफ लीग इकट्ठे को अनाउंस कर दें और वहां पे हिज़्ब इख्तिलाफ की जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल उर रहमान, वो भी मौजूद हों, तो फिर वो 27 का जलसा कर लें और वो इलेक्शन की तरफ जाएं। अभी जब तक वोटिंग का फैसला नहीं होता, वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकते। सही। हाँ, ये जो कुछ लोग लगे हुए हैं मुसलसल 3-4 दिन से कि जी अच्छी खबरें आ रही हैं और अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, फलाने को आर्मी चीफ नहीं लगाया जाएगा, ढिमकाने को नहीं लगाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये सारे फर्ज किया पे हैं। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इत्तेहादी आ जाते हैं तो फिर हुकूमत अगर उनकी बनती है तो फैसला वो करेंगे ना, और उनका फैसला बड़ा क्लैरिटी से है कि आसिफ अली जरदारी आज तक तो तैयार नहीं है कि सिंध में अर्ली इलेक्शन हो। वो कहते हैं कौमी असेंबली तोड़ लें आप, शहबाज शरीफ साहब 4 महीने में जो आपने इंतखाबी इस्लाहत करनी है वो कर लें। पंजाब असेंबली, मैं आपको बता दूं, जिस दिन इमरान खान साहब अगर डी-सीट हो जाते हैं अदम एतमाद की तहरीक में, पंजाब में आपको PTI नजर नहीं आएगी। इनके बहुत सारे लोग तो 2 ग्रुपों में है ना, अलीम खान और तरीन, वो इनके साथ चले जाएंगे और बहुत सारे लोग बराह रास्त नून के साथ जाएंगे ओपनली। अच्छा। तो जी हमें आप एडजस्ट करें, हम कहीं और नहीं जाते, क्योंकि वहां पॉलिटिकल वैक्यूम तो इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को लगा के खुद कर दिया, वहां कमांड नहीं रही। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से बार बार ये स्टेटमेंट आ रही है कि मैं आखिरी दिन आकर अपने आप में, हाँ, जो 27 मार्च को अपने कार्ड शो करूंगा, आपको एक सरप्राइज दूंगा। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सरप्राइज देने वाले? मैं तो 2 दिन से इसी सरप्राइज की कश्मकश में हूँ, क्या मिलेगा? नहीं, आप रिलैक्स करें, घूमे फिरें, उनके सरप्राइज एक ही है, जो एक अपॉइंटमेंट है जो नवंबर में होनी है और प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। देखिए 99 में भी मियां नवाज शरीफ का प्रोरोगेटिव था, उन्होंने अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट की और इदारे ने अपनी मर्जी से फैसला किया। ये इमरान खान साहब को सोचना है कि उसके जवाब में क्या होता है, क्या वो इसको लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बाकी सरप्राइजेस, ये कहने की बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान हुकूमत के साथ हैं, वो बिल्कुल हैं, वो पंजाब असेंबली के हैं, तो यही तो वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट में इनको खराब करेगी कि जी देखें आप किस असूल के तहत आए हैं। आपने तो PMLN के लोगों को मुसलसल 2 साल से हजरत जलील शरकपुरी से लेके और बाकी MPs तक, प्राइम मिनिस्टर से लेके CM तक और CM से लेके तमाम वुज़रा, उनसे मिलते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, उनको फंड्स देते हैं। तो फिर इखलाकी असूल तो ना हुआ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तो नहीं हुआ। ये तो हुआ कि मेरे लिए ठीक है तो ठीक है, मेरे खिलाफ है तो फिर मैं कहता हूँ याद है। ऐसे नहीं, क्योंकि आप बराह रास्त वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो। क्या आपने कहा कि तुम लोग आए हो या मैंने तुम्हें गलत तोड़ा है? बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल। क्या आपने माफी मांग ली है ये अमर बिल मारूफ का जलसा अनाउंस करने से पहले कि जी चेयरमैन सेनेट साहब आप रिजाइन कर दे क्योंकि हमने आपको दूसरे वोटों से मुंतखब करवाया था? फिर तो बड़ी पोजीशन होती। अब तो आप वो पोजीशनें ले रहे हैं जो सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है। लेकिन आमिर साहब मसला ये है ना, अवाम भूल जाती है ना, फिर अवाम की, हमारी कहते हैं ना बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो हम भूल जाते हैं कि उस वक्त क्या होता और अब क्या होता। बाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप अपडेट्स लेते रहेंगे सिंस यू आर इन कैपिटल, तो हमें अपडेट्स आती रहेंगी। जी तजिया पेश कर रहे थे आमिर इलियास राना साहब, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और उनका ये कहना है कि शायद अब मजीद कोई सरप्राइज आना, लेके आना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, माँ सवाए इसके कोई तकर्री के ऊपर कोई ऐलान कर दें खान साहब, और उससे भी अगर वो कोई क्या कहना चाहिए जज्बाती फैसला करेंगे तो नुकसान होने का एहतमाल ज्यादा है। इस पर हम बात करते रहेंगे। भारत ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हम ना खालिद मुलाकात करवा रही हैं जो सईद गनी साहब से, और उनसे उन्होंने क्या बात की कॉफी पे। देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफी में आज हमारे साथ है सईद गनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप सेनेटर भी रह चुके हैं, सूबाई वजीर भी हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड लेबर शायद है ना, तो कौन सा डेजिग्नेशन आपका फेवरेट रह चुका है? फेवरेट तो कुछ नहीं कह सकते, देखिए पॉलिटिकल वर्कर हूँ बेसिकली, और मुख्तलिफ पोजीशंस पर जहाँ पार्टी मेहरबानी करती है भेज देते हैं, वो काम कर लेते हैं। सेनेट में ज़रा सीखने का मौका मुझे बहुत मिला। इस्लामाबाद में रहा 5.5 साल सेनेट में, तो जो पाकिस्तानी सियासत के बड़े नाम हैं वो वहाँ पे थे, मैंने उनके साथ काम किया तो सीखा बहुत है। तो आप जब ज़िंदगी गुजरती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती हैं। और फिर जो हल्के की सियासत है वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं चूँकि पहले यूसी नाज़िम भी रहा हूँ 2 मरतबा, तो मेरे लिए तो वो जो हल्के की सियासत है वो भी उसी तरह की चीज़ है। लेकिन सियासत है, बस चलती रहती है, फेवरेट की कोई बात नहीं है। कल को फिर मुझे कहेंगे इधर आ जाओ तो आ जाऊँगा। ऐसी क्या बात है जो यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स पीटीआई? क्या वो स्पीच की इशू थी एज कम्पेयर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी? मैं खैर इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखें, आज भी अगर आपने कोई फॉलो किया हो, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अभी रिसेंटली जो अवामी मार्च हुआ है, उसमें 80% यंगस्टर्स थे, यूथ थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास यंगस्टर्स बहुत हैं, यूथ इस वक्त जो है वो बिलावल साहब को फॉलो करती है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, बिलावल साहब वाहिद आदमी हैं जो फ्यूचर का लीडर है। बिलावल भुट्टो के एक्सेंट का ये क्यों इतना मजाक उड़ाया जाता है, तो ये इसके पीछे क्या है? क्या नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, बिलावल साहब की उर्दू शायद इमरान खान से ज़्यादा अच्छी है। हाँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई मीम बन जाता है सोशल मीडिया। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इशू है। बुनियादी तौर पर देखिए बात ये है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर करते थे, कोई इशू था? उनकी तकरीर सुनने वालों को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, लोग फॉलो करते थे, लोग मानते थे। बेसिकली एक्सेप्टेंस अगर आपकी लोगों में है ना, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि उनका एक्सेंट कैसा है। अगर वो कुछ वर्ड गलत बोल गए हैं या स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो तो सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो अब मेरा नहीं ख्याल है ये इशू है। बट अगर आपको उनकी तकरीर में कोई जवाज ना मिले तनकीद करने का, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी इसने ये लफ्ज़ गलत बोल दिया, इट डजंट मैटर, तो हमारे लिए कोई इशू। अच्छा, रिसेंटली एमक्यूएम के साथ आप लोगों की मीटिंग भी हुई, तो आप लोग क्या उनको ऑफर करना चाह रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं अब तक, और मैं दोनों मीटिंग्स में मौजूद था। एक तो ये बात हकीकत है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की 2 ऐसी जमातें हैं जो हकीकी नुमाइंदा हैं लोगों की। उस पर इख्तलाफ होता है कौन कम कौन ज़्यादा, लेकिन बहरहाल लोग दोनों जमातों को वोट देते हैं। तो अगर दोनों जमातों में इख्तलाफात होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका नुकसान सूबा सिंध को होता है, उसके लोगों को होता है। इस बात पे इत्तफाक हुआ कि हम एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप दोनों पार्टियों के दरमियान होनी चाहिए। इन एनी केस हम हुकूमत में आपस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल कि आप इतनी टफ रूटीन में हाउ यू मैनेज योर फैमिली लाइफ, तो वो किस तरह से मैनेज? नहीं, फैमिली लाइफ तो है ही नहीं, कोई नहीं, तो बेचारे सफ़र करती है फैमिली काफ़ी ज़्यादा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, एक इंसान के पास जो 24 घंटे होते हैं, उसमें आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आप अपना नौकरी करते हैं, जो भी आपका जॉब होती है वो करते हैं, फिर कुछ वक्त फैमिली के लिए होता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे 8 घंटे की जो नौकरी है उससे ज़्यादा काम करना है, तो नींद आप छोड़ नहीं सकते, खाना पीना आप छोड़ नहीं सकते, तो वो तो आपने करना है ना, तो रह जाती है फैमिली। तो जो उनका टाइम होता है वो आप लगा के अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो ज़ाहिर है वो सफ़र तो फाइनली फैमिली करती है अल्टीमेटली जो होता है, तो वो कर रहे हैं। बहरहाल वो एहसास मुझे भी है, उनको भी है। बिल्कुल ऐसे, ये तो होगी सीरियस बातें। आप थोड़ा सा चलते हैं लाइटर मोड की तरफ। रैपिड फायर होगा, कुछ आपको ऑप्शंस दूंगी, वो आपने चूज करनी होंगी। आपको चाय ज़्यादा पसंद है या ग्रीन टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी। पाकिस्तानी फिल्में ज़्यादा पसंद है या हॉलीवुड? फिल्में नहीं देखता। आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव पे किसके साथ गए थे? लॉन्ग ड्राइव पे तो मैं जाता रहता हूँ अपने सरकारी कामों से, अपने स्टाफ के साथ ही जाता हूँ। छुट्टियों पे रेस्ट के लिए कहाँ जाते हैं? छुट्टियाँ अवल तो होती नहीं है, लेकिन 2-3 साल में एक आध दफा छुट्टी करते हैं तो बच्चों के साथ बाहर चले जाते हैं। इन दोनों में से किसको सियासत छोड़ने का मशवरा देंगे, परवेज हटक या असद उमर? असद उमर। इनमें से मिनिस्ट्री छोड़ने का मशवरा किसको देंगे, मुराद सईद या फवाद चौधरी? मुराद सईद। सईद गनी अगर पीपल्स पार्टी में ना होते तो पाकिस्तान की किस जमात का हिस्सा होते? कोई नौकरी कर रहा होता, जॉब कर रहे थे। चलें, आप इसी तरह का रैपिड फायर एक वर्ड कहूँगी और जो भी आपके माइंड में आएगा आपने फर्स्ट डिसाइड करना होगा। बिरयानी पसंद है। सी फूड ठीक है। इमरान खान बड़ा बयाना ख्वाब है। नवाज शरीफ बड़ी देर से सियासत बने हैं।
मौलाना फजल रहमान। नहीं, बड़े जीरक सियासतदान हैं। सियासत अच्छी चीज़ है, लोग बुरा समझते हैं, अलग बात है, बट म्यूजिक बहुत से लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन पसंद मुझे भी है। एलेक्स मोर्चे। हाँ, बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल। सेनेटर और मिनिस्टर। सेनेटर। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बिलावल। माउंटेन और सी। मेरा ख्याल है कराची का हूँ तो सी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा रैपिड फायर आपके साथ करके और इंटरव्यू करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं पाकिस्तानी खवातीन, जैसा कि हम आपको मिलवाते रहते हैं डिफरेंट हीरो से ना, कमाल काम करी हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर नाम रोशन किए जा रही हैं। आज हमने ज़रा एक गोल्फर से आपकी मुलाकात करवानी है। 5वीं इंटरनेशनल लेडीज़ PGF एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप उन्होंने अपने नाम की। रिमशा एजाज उनका नाम है और शानदार खेली। मजमूई स्कोर इनका 225 225 रहा और इसके साथ ही ये इवेंट इन्होंने अपने नाम किया। मजमूई तौर पर अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो थाईलैंड की मीना सनान है वो रही, तीसरे नंबर पे KGC की हमना अमजद, जबकि चौथे नंबर पर पारखा एजाज जो कि इनकी अपनी बहन है, अभी इंकशाफ हुआ, वो रही, और 5वें नंबर पे कतर की प्लेयर निदा रिजवान रही। सो मजमूई तौर पर 74 खवातीन थी जी इस इवेंट के अंदर, जिसमें रिमशा ने उन सबको ओबियसली बीट किया और ये चैंपियनशिप अपने नाम की। सो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अच्छा करे पाकिस्तान के लिए और हमारे शो में ना आए? और रिमशा 2 दफा नेशनल गोल्फ चैंपियन रह भी चुकी हैं, तो रिमशा को हम खुशामदीद कहेंगे। रिमशा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? मैं ठीक। एंड इन योर डेब्यू टीवी शो, वेलकम। तो ये बताएं कैसा लग रहा है चैंपियनशिप जीत कर, और फिर अभी हमने पारका के हवाले से बात की, अपनी बहन भी, आपने उनको भी हिराया, और किस तरह से एक्साइटमेंट ऑब्वियसली होती है, आई गेस सो। अच्छा लग रहा है। मैं और परखा का बहुत पहले से वो जा रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा, बिकॉज दिस वाज अ वेरी बिग टूर्नामेंट, इंटरनेशनल प्लेयर्स वर कमिंग। तो परखा पिछले मैचेस काफ़ी अच्छा खेली थी और बस हमारा घर में ही कंपटीशन चल रहा था कि बस इस मैच के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कौन करेगा और कौन अच्छा खेलेगा। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड हु योर फादर वाज सपोर्टिंग टू, यू और योर सिस्टर? वो कहते नहीं है, बट लाइक आई थिंक मुझे सपोर्ट कहते नहीं है, मैं आपको पता है क्या ये इंकशाफ हो गया। थोड़ा सा अपनी इस खेल के हवाले से बताइए, कब से शुरू किया खेल रही हैं और क्या सोचा कि कभी के प्रोफेशनल खेलूंगी या शौक के तौर पे किया है? I started when I was 12. My sister was a year younger. तो इस्लामाबाद गोल्फ क्लब में स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट में आई डिडंट लाइक इट वेरी मच, लेकिन फिर साथ खेल के और थोड़ा कंपटीशन वो सिस्टर के साथ होके उसमें फिर मुझे बहुत शौक हुआ। फिर माय फादर डिसाइडेड टू मूव टू लाहौर एंड कुछ और रीज़न नहीं था, बस जस्ट बिकॉज वी कैन प्ले बेटर गोल्फ, क्योंकि इधर राया में गोल्फ कोर्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ एंड टूर्नामेंट्स बहुत है लाहौर में, लाहौर की बेहतर थी, तो वी मूव टू लाहौर फिर। और फिर तो ये आपकी इतने अच्छे खेल का ज्यादा क्रेडिट तो आपके फादर का है। Yes, all इतना बड़ा स्टेप लिया आपने। अच्छा, अभी आप रिमशा बताइए थे आपके घर में सब खेलते हैं, एवरीवन इज इनटू गोल्फ, और फिर ऑब्वियसली घर का माहौल भी होता है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम कौन खेलता है जिसके साथ आपको लगता है कि इसको देखकर मैं मोटिवेट हुई, मैं अब गोल्फ को परस्यू करने वाली हूँ? आई थिंक मेरे सिस्टर को देखे, क्योंकि हमारा बचपन से हर चीज़ में कंपटीशन होता है। माई मदर ऑल्सो प्लेज, बट शी उनका थोड़ा बैक का प्रॉब्लम हो गया, तो शी स्टार्टेड स्टॉप प्लेइंग रिसेंटली, लेकिन शी डज प्ले, तो इट वाज काइंड लाइक अ फैमिली स्पोर्ट बस इसमें। तो माई डैड सेड कि कंपटीशन कर लो, एंड देन वो किया, तो आई थिंक आई came second in that। और फिर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल था, तो आई वांट अ गोल्ड मेडल इन दैट, तो आई एम अभी तो रिमशा, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट को मैनेज करना, ऑब्वियसली इसकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, थोड़ा सा वो भी बताओ। आप कितना टाइम ट्रेनिंग करती हो, पैटर्न्स क्या है? अच्छा, तो इस्लामाबाद में स्कूल के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज 2:40 तक वो ऑफ होता था, फिर स्कूल से डायरेक्ट जाना होता था, और कभी कभी समर्स में मैं सुबह उठती थी, स्कूल से पहले ही मैं कहती थी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ। तो डेडिकेशन एक्चुअली। उस इतना मुझे वो आइडिया नहीं था कि टाइम कैसे मैनेज करूँ एंड स्टफ। तो लेकिन 2 years ago I got admission in ETSU, East Tennessee State University, on 100% scholarship golf basis पे। तो when I went there, all of the girls were playing golf and studying and stuff। तो फिर मुझे थोड़ा realize हुआ कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन फिर we had to come back to Pakistan because of Corona। और फिर I didn't feel like going so far away इतना उसमें, तो I just
started studying in ICMS. Okay. जी। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, यू बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़बरदस्त। इस फाइनल के हवाले से बताइए, जो आपका कंपटीशन हुआ, क्या स्ट्रैटेजी थी, हाउ डिड यू मेक इट, क्या प्लान किया था, और ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको ये जितवाया? और जो थाईलैंड की प्लेयर हैं, आप हमें ऑफ एयर बता रही थी कि वो इंटरनेशनल भी खेलती हैं, आपकी निस्बत उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, बट स्टिल यू मेड इट, कैसे? She was a very good player. उसके 0 handicap था, मेरा like 1 है, तो I was like 1 behind her. तो I was like very nervous when I was going into the final round. मैं अपने आप को कही थी कुछ नहीं होता, जो भी हो गया, रिलैक्स कर रही थी। तो बस एंड में like it's a very long round, 4.5 hours लगते, तो I was just thinking कि बस not thinking about the future, not thinking about the past कि जीतना है नहीं जीतना, बस इस वक्त पे ये एक शॉट मारनी है। तो आई गेव इट माई ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक शॉट से फिर आई वन। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हमारे प्लेयर्स की, जैसे आप नेशनल चैम्पियन हो, हमारी कोई रैंकिंग्स हैं, हमारी फेडरेशन कुछ इसको पुश कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है? इस पर ज़रा थोड़ा सा इंटरनेशनली अभी हमारा लाइक कोई वो रिसेंटली नहीं था, लेकिन अ फ्यू मंथ्स बैक हम प्लेयर्स ने, और फिर डॉक्टर शामी, शी प्लेज गोल्फ एज वेल, और वो लेडीज़ PGF की हेड भी है, तो हमने बहुत ज़्यादा PGF को पुश किया है कि हमें एटलीस्ट वेगर रैंकिंग तो बना दें। तो अभी दे स्टार्टेड मेकिंग वेगर रैंकिंग। अभी ओनली 3 गर्ल्स, मी, माई सिस्टर परखा एजाज एंड हम नामजिद, वी आर ऑन द वेगर रैंकिंग फ्रॉम पाकिस्तान। देयर आर मोर मेन, लेकिन अभी रिसेंटली लेडीज का भी वो हुआ है, हो रहा है, ठीक हो गया। हम ना रिमशा बहुत सारी खवातीन इस वक्त आपको देख भी रही होंगी, ऑब्वियसली जिस तरह से आपकी फैमिली में तो गोल्फ खेलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें गोल्फ उस तरह से नहीं प्रैक्टिस किया जाता, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट है। क्या मैसेज देंगे उन तमाम लड़कियों को जो गोल्फ को एज अ स्पोर्ट, एज अ करियर अपने आगे लेके जाना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि गोल्फ लाइक और स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे, लेकिन गोल्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे। एक तो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनली स्कोप बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में लाइक अभी फ़िलहाल इतना नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है, और इंटरनेशनली प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत है और कॉलेज लेवल पे भी बहुत है। तो जो आप मैच जीती अपनी बहन से, बहन ने आपको ट्रीट दिया या आपने उनको दिया? घर पे क्या माहौल रहा? मैंने अभी ट्रीट देना है, बट शी वाज हैप्पी फॉर मी। हमारा थोड़ा हेल्दी कंपटीशन है। आपने नहीं दिया तो जरूर दीजिए, वैसे थोड़ी तो मैच भी हरा दें और ट्रीट भी ना दें। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। हमारे साथ रिमशा एजाज मौजूद थी, इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियन, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में टॉप ऑफ द आवर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा चुप ही हो गए। अच्छा। चले जनाब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आए, चूंकि इसमें भी हमारे पास बहुत कुछ होता है। फ्राइडे का शो है, आगाज में आपको बताएंगे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। कदीम और मुमताज कनेड कॉलेज लाहौर में सजा कनेड म्यूजिकल फेस्टिवल। देखिए सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। माल्टे के छिलके से तेल निकालने का क्या तरीकाकार है? देखिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें अफेरा फैज कनेड कॉलेज गई, जहां पे म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था। वहां पे क्या देखा, दिखाते हैं आपको मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनेड कॉलेज में, और आज का सेगमेंट बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह ये है कि कनेड कॉलेज में सजा है म्यूज़िक फेस्टिवल। और आज के इस शो में हम आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं आप लोगों के चहीते सिंगर से, जिनमें शामिल हैं आसिम अजहर, हसन राहीम, और इसके अलावा अली आरिफ के साथ और भी बहुत सारे सिंगर्स मौजूद हैं। तो चलते हैं अंदर। ड्रम्स की आवाज़ें मुझे आ रही हैं, अंदर चलते हैं। मेरे साथ पीछे रश इस टाइम बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय करवाएंगे, और इसके साथ साथ सिंगर से आप लोगों की बात भी करवाएंगे। आ जाए। ले जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली आरिफ। अली, मुझे ये बताओ, तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट था, कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है क्या बताऊं, क्योंकि मैं ऐसा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ना मेरा अभी तक कोई अपना गाना है, ठीक है ना मैं पहले आज तक परफॉर्म कर चुका हूँ, पहली परफॉर्मेंस थी। यहाँ की ऑडियंस जो है, केसी की ऑडियंस बहुत क्रेजी है, और ये आपको बोलने का मौका नहीं देते। अच्छा अली, हमने अक्सर आपको देखा है न्यूज़ रूम में गाने गाते हुए। मुझे शौक है गाने गाने का, वैसे तो आई एम एन एंकर,
मैं प्रोग्राम्स भी कर चुका हूँ, मैं न्यूज़ एंकरिंग भी कर चुका, लेकिन ये गाना ऐसा है कि मैं बस ना, मेरा दिल कहता है मैं ये करूँ। अच्छा, अगर म्यूजिक में करियर बन जाता है तो एंकरिंग को बाय बाय कर देंगे? ये देखिए बहुत मुश्किल सवाल है। आज तक मैं क्यों अपना गाना नहीं निकाल पाया, आज तक मैं क्यों कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यार कल छुट्टी नहीं मिल सकती। प्लीज़ जो छुट्टी ना मिलना और आप बाउंड हो जाते, देखें आपका बैकअप तो फिर ज़ाहिर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इफ़ आई गेट गुड रिस्पॉन्स, जो कि आज मुझे लगा है कि मुझे मिला है, देन ऑब्वियसली आप ये काम कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि अली आरिफ की आवाज़ आतिफ असलम जैसी है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये तो मेरा ख्याल है आतिफ असलम बेहतर बता सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेशम फैज़, और बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस देने के बाद फाइनली इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम रेशम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम गुड। यार मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आपका जो कॉस्ट्यूम होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मेरे स्टाइलिस्ट हैं। अच्छा, सारा क्रेडिट तो उनको ही जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छी लगती हैं आप इस ड्रेसिंग में, क्योंकि आप तमाम सलमून, जॉन डैनियल, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो चुन्नी रिसेंटली लॉन्च हुआ, धमाके मचा दिए उसने, थोड़ा सा गुनगुना दें। हुरता मेला दिया आइया सानू देन बधाइयां सैया सारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस मेल सिंगर के साथ परफॉर्म करना चाहती हैं फ्यूचर में? अभी तो मैं और हसन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाइस। उसके अलावा आई एम ब्रिंगिंग आउट अ सॉन्ग विद रैप डीमन। ओके, एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद एवरीवन वन बाय वन ऑनेस्टली। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला है आपका? नेक्स्ट सॉन्ग रैप डीमन और मेरा गाना इकट्ठे आ रहा है, उसका नाम है तान। कब आने वाला है? ईद पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समी खान, इनसे हम जानेंगे समी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्राउड का रिस्पांस कैसा था? क्राउड का रिस्पांस तो मतलब आपके सामने ही था, आपने देखा यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, और इतनी जिंदा दिली स्पेशली लाहौर में, स्पेशली केसी में देख के हमेशा खुशी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं 2007 में पहला गाना और अब आज जब इस स्टेज पे आपने परफॉर्म किया, ये सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली मैं, बहुत से लोग समझते थे शायद मैं म्यूज़िक से दूर हो चुका हूँ, बट समहाउ मैं म्यूज़िक के साथ ही था। मेरे बहुत सारे OSTs हैं, ठीक है, और मैं समहाउ अटैच था, लेकिन बहुत सारे फैंस, बहुत सारे फ्रेंड्स हमेशा कहते थे कि आप उसके बाद नज़र नहीं आए। हाँ, उन सब के लिए यही न्यूज़ है कि मैं अब नज़र आऊँगा। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस शमीम में ये जो मूवी आने वाली है, इसमें आपने क्या, आपका क्या रोल है म्यूज़िक के हवाले से? म्यूज़िक के हवाले से कि इस फिल्म का A to Z जितना भी म्यूज़िक है, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोरिंग है, चाहे वो उसके गाने हैं, वो सब मैंने लिखे भी हैं और मैंने उन्हें ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं इसके अलावा आपका नया गाना कौन सा आने वाला है और कब आएगा? नया गाना है सलीका, और सलीका इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। थैंक यू सो मच समी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है हीरा और मानी, और हीरा ने परफॉर्मेंस दी है, उनसे पूछते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। हीरा, कैसी परफॉर्मेंस थी, क्राउड का रिस्पॉन्स कैसा था? यार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स था और बहुत मज़ा आया मुझे, और मेरे लिए तो अमेजिंग था। सारी लड़कियों ने मुझे भरपूर जो है वो क्या किया मानी, इस्तकबाल किया मेरा, और वो कमाल था। आई लव यू गर्ल्स, जितनी भी ग्रेड कॉलेज की लड़कियां, मुझे उनसे प्यार हो गया है। ठीक है, मुझे इस तरह इस्तकबाल किया मेरा, शायद मेरे ससुराल में भी ऐसा इस्तकबाल कभी मेरा नहीं हुआ। में बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मानी, आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत शोर था। और ये इनको अगर सुबह तक भी सुनाते रहेंगे, ये बैठे रहेंगे। मुझे पता है इनके बारे में, मैंने किया इससे पहले एक शो, तो मुझे आइडिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बताओ एंजॉय कितना किया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, मुझे बताओ किस बंदे को सुनने के लिए पैसे भरे थे? और अभी आसिम मसूद ने भी आया है, बट हम बहुत रश हो गया था, तुमने बोला हसन को देख के हम जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जूते हाथों में आ चुके हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाल कैसा है? अब हाल बहुत बुरा है। अच्छा भाई, जूता हाथ में रखा हुआ है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है, हमारे पाँव बहुत जख्मी हो गया वहाँ पर। क्या बहुत क्राउड, कितनी छलांगे मारी हैं? छलांग तो पता नहीं, मतलब बहुत रश था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया अली। तो मुझे ये बताओ कैसा रहा कॉन्सर्ट? इट वाज अ रियली फन एक्सपीरियंस, लाइक मेरा फर्स्ट टाइम लाइक कॉन्सर्ट, इट वाज रियली फन। बट थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू हुआ था, लाइक धक्के वगैरह पड़े थे बहुत, लेकिन इट वाज नाइस। जी तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। किनेट कॉलेज में हम मौजूद थे और हम लोगों ने आपको दिखाया म्यूजिक फेस्टिवल, जिसमें बहुत ही दबंग किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने और यहाँ पर आने वाले बहुत सारे और लोगों ने भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलूंगी एक नए शो के साथ। तब तक देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लाहौर टेस्ट की बात करेंगे हम, जो कि फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। और इस टेस्ट के बारे में आपको ये भी बताएं कि उम्मीद ये नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया इतना एग्रेसिव डिसीजन लेगा। 351 रन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को खेलने की दावत दे दी, जिसके जवाब में पाकिस्तान 73 रन बना चुका है। ओपनर इमामुल हक, जो कि पिछली तकरीबन 2 या 3 इनिंग्स आई बिलीव बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे पिछले टेस्ट में भी, और अब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 42 रन के ऊपर नॉट आउट हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक जिनके लिए सीरीज बड़ी पॉजिटिव रही है, अभी तक 27 रन के साथ वो भी क्रीज पर मौजूद हैं। आज आखिरी दिन है और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस मैच का फैसला ज़रूर होता नज़र आता है। 90 ओवर्स का खेल होना है, 278 रन पाकिस्तान ने बनाने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अगर 10 विकेटें ले ली तो ऑस्ट्रेलिया आज के मैच का फातेह ठहरेगा। और उसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया था, 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कप्तान इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट ने जीता, आज उसकी 30वीं सालगिरह भी और उसे ग्राउंड में भी मनाया जा रहा है। 1992 का वर्ल्ड कप है, जिसे पीसीबी बहुत जोशो खरोश से मनाएगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में रखी जाएगी। और इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट को इस ट्रॉफी के साथ पिक्चर्स और सेल्फीज बनवाने की भी इजाज़त होगी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। ऑब्वियसली 1992 कप इमरान खान कैप्टन थे और उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान जीता था। इस हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से भी बात होगी। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम खालिद साहब, सबसे पहले तो हम क्रिकेट पे जाने से पहले 1992 के वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। आज ग्राउंड में भी उसकी सेलिब्रेशंस होंगी, तो इस हवाले से कमेंट करें। 30 साल मुकम्मल हो गए इस तारीखी दिन को। बिल्कुल, और पाकिस्तानी तो कभी भूल ही नहीं सकते 1992 के जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। और सेलिब्रेशन तो हो रही है। मैंने तस्वीर देखी जो बाबर आजम और दूसरे प्लेयर जो हैं ट्रॉफी रखी है और पास से गुजर रहे हैं। एक तस्वीर में मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच हैं वो ट्रॉफी के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो एक अच्छी फीलिंग पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आ रही होगी और उनके जहन में ये होगा कि आज का दिन हमें ये लाहौर टेस्ट जीतकर यादगार बनाना है, सीरीज भी जीतकर। तो एक अच्छा मौका है। बस इसको और यादगार बनाया जा सकता था अगर हम, जैसे जावेद मियादाद टॉप स्कोरर थे टूर्नामेंट के पाकिस्तान की तरफ से, उनको बुला लेते। वो वैसे ही नाराज थे कि कराची टेस्ट में उनको मदऊ नहीं किया गया, यहाँ बुलाते, उनको थोड़ा इज्जत अफजाई करते तो और अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल कुछ तो किया भी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें अब जरा टेस्ट की जानिब आ जाइए। आपने जो कि जिक्र छेड़ा है कि आज टेस्ट जीत कर हम इसको यादगार बना सकते हैं। मुझे याद है कि जब टेस्ट का 3rd डे था और यासिर हमीद से हम बात कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म से, तो वो उन्होंने कहा था कि अगर हम 100 रन की लीड आराम से ले सकते हैं, 100 रन की लीड ले लें तो बड़ा अच्छा एक स्कोर हो जाएगा अंदर। और वो 100 रन की लीड पाकिस्तान के लिए कह रहे थे, लेकिन 123 की लीड ऑस्ट्रेलिया ने ले ली। दो कि उनका बाद का फैसला बड़ा अजीब और मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग डिसीजन था। कैसे देख रहे हैं 278 टू चेज मो विद 10 विकेट्स इन हैंड? इज इट दैट इजी जी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर? सलीम साहब, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं ना, अब 9 विकेटें रह गई हैं। ओह अच्छा। और आसान नहीं है। मैं आप दोनों को यही मशवरा दूंगा कि अभी मिठाई वगैरह का ऑर्डर नहीं दीजिएगा, आप थोड़ा इंतजार। हम तो जाने लगे थे नहीं अभी इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेल बहुत बड़ी है, 5-6 के बाद पाकिस्तान के फिर बॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो हल्का लिया ना, तो उनके पास एक बड़ा सॉलिड जवाब है। जिस टीम की 5 विकेटें 4 रन पे गिर जाए, तो जाहिर है दूसरे तो यही सोचेंगे कि यार ये तो बस बच्चे हैं, 2-4 विकेट इनकी निकालनी शुरू की, उसके बाद मैच फंस जाएगा। मैच फंसेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीत रहा है, मैच ही फंसेगा। और वही बात, ऑलराउंडर्स हमारे पास नहीं है, टेल बहुत बड़ी है। तो जो इब्तिदाई बैट्समैन है इमाम का आपने जिक्र किया था, वाकई अच्छा खेल रहे हैं वो। अजहर के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। बाबर हमेशा की तरह मेन प्लेयर होंगे हमारे। और रिजवान तक अगर नौबत आई तो फिर मसाइल जो है बढ़ चुके होंगे हमारे लिए। तो एक अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने एक जरूरतमंदाना डिक्लेरेशन किया। हो सकता है वो मजीद अगर टाइम लेते तो फिर उनके जहन में ये होता है कि शायद
पाकिस्तान को एक दिन में आउट नहीं कर पाएंगे। और कल शायद उन्होंने सोचा हो कि 1-2 विकेटें ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अब्दुल्ला शफीक का कैच, खुदा न खास्ता अगर ये नीचे तक जाता है, मे बी रिजवान वुड हैव टू प्ले एज माइकल बेवन, जो ऑस्ट्रेलियन थे, वो ब्रिज किया करते थे। वी रिमेंबर जब स्कोर ज्यादा होता था तो एंड तक वो कहते थे उनका मेरा काम ये कि मुझे आउट नहीं होना, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चलें, अल्टीमेटली अ गेम ऑफ क्रिकेट। आपके ख्याल में ऐसा क्या था ऑस्ट्रेलिया के माइंड में? वाज ओनली 4 रन के ऊपर जो विकेटें हमारी गिरी, ओवरऑल 20 रन के ऊपर ऑलमोस्ट पूरी टीम हमारी खत्म हो गई, यही रीजन था या अपनी बॉलिंग के ऊपर ट्रस्ट था या कंडीशंस का कोई मामला था जिसपे ऑस्ट्रेलिया ने ये रिस्क लिया कि महज इतने कम 351 रन का हदफ दे दिया पाकिस्तान को? देखिए, पिच इतनी ज्यादा खतरनाक लग नहीं रही। आपने देखा होगा अभी चौथे दिन पे पाकिस्तान ने एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। इसका मतलब है कि बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके पाकिस्तान को जल्दी आउट किया था ऑस्ट्रेलिया के। जब इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है तो जो कैप्टन होता है उसका एतमाद बढ़ जाता है अपने बॉलर्स पे, अपने खिलाड़ियों पर। और उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई जब हम पहले इनिंग में पाकिस्तान को इस तरह आउट कर सकते हैं तो 5वें दिन तो पिच जो कहीं भी दुनिया में मैच हो रहा हो, 5वें दिन तक पिच जो है काफी उसका बुरा हाल हो चुका होता है, तो फिर हम पाकिस्तान को दोबारा आउट कर सकेंगे। शायद यही बात उनके जहन में हो और ये कैलकुलेटेड रिस्क लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाएं। और यही तो मैं सोच रहा हूं। जो कराची टेस्ट था, कराची टेस्ट में 500 से ज्यादा रन थे और आखिरी दिन पूरा हमने निकाल लिया था, मैच को ड्रॉ करके ले गए थे। इवन एक पोजीशन पे तो हम जीतने की पोजीशन में भी थी एक मौके पर, जब बाबर आजम की विकेट नहीं गिरी थी और वो 196 पे आउट हुए थे। तो ये एक्सपीरियंस माइंड में होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ रिस्क ले लिया। सलीम साहब, देखिए, इसी को कहते हैं कि तगड़ा कप्तान जो एक ध्यान में रखे कि भाई बस हमें जीतना है। एक होती है डिफेंसिव अप्रोच कि आपने कहा यार डेड पिच बना दो, बस बैट्समैन स्कोर करते रहे, 3-0 से ड्रॉ कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक ये होता है कि वो सोचे कि नहीं जी, जाने से पहले चाहे वो जीते या हम जीते, कोई तो जीते, एक ऐसा होना तो चाहिए। और जब लास्ट टाइम मैंने भी स्कोर चेक किया था आपसे बात करने से पहले, तो 272 रन गालिबन और पाकिस्तान को बनाने से बिल्कुल बन सकते हैं ये, लेकिन विकेटें बचा कर रखना पड़ेंगी। अगर हमारी खुदा न खास्ता मजीद 1-2 विकेटें गिर गई तो हमारी टीम डिफेंसिव मोड में चली जाएगी। और फौरन ही चली जाती, भूल जाएंगी जी। अच्छा, फिर वो जीत भूल जाएंगे। कल हमने देखा जब मैच खत्म हो रहा था, उससे पहले तो हमारा स्ट्राइक रेट बड़ा ही स्लो था। जब तक हम तकरीबन 35-40 तक हम पहुंचे थे, इवन 48 तक आई रिमेंबर, क्योंकि मैं गैप्स में देख रहा था, मैच रेगुलर देख नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जो हमने ऊपर कुछ रन्स किए तो उसमें हमने एक 6 भी मारा, कुछ बाउंड्रीज भी हमने अच्छी निकाली। आई मीन हम थोड़ा सा जा रहे थे आगे खेलने के लिए। तो वाज इट जस्ट स्ट्रैटेजी जिसके तहत हम जा रहे थे या नॉर्मल शॉट्स लग रही थी तो प्लेयर्स मार रहे थे? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट के अंदर आपके पास टाइम होता है, आपने सिर्फ रन नहीं करने होते, आपने वक्त भी निकालना होता है ताकि खुदा ना खास्ता टीम प्रेशर में आए। तो वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट के अंदर। तो आज स्ट्राइक रेट क्या एक्सपेक्ट करें फिर हम? हमें उसी पेस से खेलना चाहिए या एग्रेसिव माइंड से, डिफेंसिव माइंड से? इस पे भी जरा अपना तजज़िया रखिए हमारे सामने। देखिए, पाकिस्तान टीम इस वक्त 2 धारी तलवार पे चल रही है। अगर जीतने के लिए गए और स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश की, 1-2 विकेटें गिरी तो बहुत बुरा फंस जाएंगे, उनके ध्यान में ये भी होगा। और ड्रॉ के लिए बिल्कुल कोशिश की तो उसमें भी होता है, ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच आपकी हो तो भी मसला हो सकता है। तो प्लेयर्स इस वक्त थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे। लेकिन कल तक जो उनके ध्यान में था, जो मेरी 1-2 लोगों से बात भी हुई थी, तो वो यही था कि जीत की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो टॉप 3 जो बैट्समैन है, अब्दुल्ला है और खासतौर पे अब अदर बैटिंग करने के लिए जैसे आए हैं, इमाम है, ये लोग थोड़ा डिफेंसिव हैं, इनका स्टाइल ही ऐसा है। बाबर आके अपने स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन उनके जहन में भी जाहिर है काफी प्रेशर होगा। तो अगर पाकिस्तान ने 1-2 घंटे और विकेटें बचा ली, कोई विकेट ना गिरी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद फिर स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे। अच्छा सलीम खालिद साहब, एंड में विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से भी विमेंस टीम 9 विकेट से इंग्लैंड ने मात दे दी, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली उन्होंने। बड़ा जो कह लें एक बुरा ही हाल हुआ कल विमेंस क्रिकेट टीम का भी, तो इस हवाले से भी कॉमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, आप भी बड़ी मायूस होंगी। वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तो पूरे टूर्नामेंट में ही खराब गई थी। एक मैच जो जीते थे वो भी इस वजह से जीत गए थे कि बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से वो मैच वनडे जो था वो 20 ओवर का बचा। 20 ओवर में फिर कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान टीम वो मैच जीत थी। लेकिन जिस तरह एक खबर भी हमारे एक्सप्रेस में यूसुफ अंजुम साहब ने दी थी, उसमें यही है कि रमीज राजा साहब ने नोटिस लिया है और एक वुमेन क्रिकेट में बिल्कुल चेंज होगा और ऑपरेशन क्लीन अप होगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी ज्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाएं और 6 में से 5 मैच हार जाएं तो उससे
अजीब सा एक इंप्रेशन जाता है। बांग्लादेश की टीम आज देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी चल रहा है मैच उसका, तो फिर हमारी टीम इतनी गई गुजरी तो नहीं है, तो हमको भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक होगा सलीम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट के ऊपर तजिया दिया। लाहौर ऑस्ट्रेलिया का जो मैच, लाहौर कह रही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच लाहौर में जारी है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। लाहौर में आ रहा है, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त हमने एज यूजुअल वी ट्राई टू टॉक अबाउट योर हेल्थ, और कुछ ऐसा ज़रूर हम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें भी और आपको भी कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम मालूमात इसी हवाले से। आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हम कैंसर को लिंक करेंगे रोज़े के साथ, बिकॉज एक रीसेंट रिसर्च आई है जो एक नोबेल प्राइज़ होल्डर है यूनिशोरी ओसुमी, उन्होंने कैंसर से मुतालिक रिसर्च की है, और उस रिसर्च ने ये बताया है कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं अगर वो रोज़ा रखें और तवातुर से रोज़े रखें तो काफ़ी हद तक वो कैंसर से बच सकते हैं, उस जो इलाज की जो बीमारी की शिद्दत है वो कम हो सकती है। इससे पहले कि हम इस पर बात शुरू करें, थोड़े से मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर 5 में से 1 शख्स दुनिया के अंदर कैंसर का शिकार है जी। 8 में से 1 मर्द और 11 में से 1 खातून इस मरज़ की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और कैंसर से हर साल 1 करोड़ से ज़ायद अफराद के बारे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनका इंतकाल हो जाता है। और पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का शिकार होते हैं। सो कैंसर, रोज़ा कैसे कैंसर में मुआविन साबित हो सकता है, इसी पे हमने इसमें बात करें। चूँकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो इस हवाले से हमने ज़रूरी समझा कि हम इसको डिस्कस करें। डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कैंसर के हवाले से जैसे इमरान ने भी स्टार्ट्स भी शेयर किए, एक बहुत बड़ा नंबर है, और सबसे बढ़कर ये कि हमें इसके हवाले से मजीद ऑन एंड ऑफ अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ा और कैंसर किस तरह से बचने में हेल्पफुल हो सकता है, इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी हमें समझाइएगा। पहली बात तो जो अदाद शुमार आपने दिए मैं उसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त कई ममालिक में कैंसर की शरह 50% तक पहुँच चुकी है। अच्छा। तो आबादी के आधे हिस्से को ज़िंदगी में एक बार कैंसर ज़रूर होता है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसकी मिसाल है। रोज़ा जो है ये एक फितरी चीज़ है जो इंसान के जिस्म के अंदर डिटॉक्स करता है। जब आप रखते हैं तो इंसानी जिस्म के अंदर इस किस्म के मुरक्कबात, ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कैंसर को पैदा होने से रोकते हैं। अगर पैदा हो चुका हो तो उसको नशोनुमा नहीं होने देते, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, और उसके अंदर जो खून की शरियानें बनती हैं जिससे वो न्यूट्रिशन हासिल करता है, ग़िज़ा हासिल करता है और फैलता है, उनको भी होने से रोकते हैं। अच्छा। और ये चीज़ अब दिन ब दिन साबित होती जा रही है। मुख्तलिफ तहकीकात जो जापान में, जैसे आपने जिक्र किया, नोबेल प्राइज़ विनर है, उन्होंने की है, कनाडा और अमेरिका में भी हुई है, और कुछ मुसलमान रोज़ेदारों पे भी तहकीकात की गई। उनके जिस्म में ऐसे केमिकल देखे गए कि 30 दिन के रोज़ों के बाद ना सिर्फ के कैंसर की नशोनुमा होने के इम्कानात कम थे, बल्कि डायबिटीज़, अल्जाइमर डिजीज़, डिमेंशिया जिसको हम सेठिया जाना कहते हैं, यादाश्त का कमज़ोर होना और दीगर तमाम बीमारियां जो थी, खासतौर पर दिल के अमराज, उनके भी इम्कानात कम हो रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली यहाँ पे एक प्रैक्टिस है कि खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई भी मसला है तो वो रोज़े रखना बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है अक्सर घरों में, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा हेल्पफुल चीज़ है कि अगर वो रोज़े रख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में, आपने डायमेंशिया, डायबिटीज़ की बात की, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, ये चीज़ तो सबसे पहले हमारे मज़हब में कुरान ने हमें बताई है कि अगर आप बीमार हैं तो रोज़े ना रखें, उसकी जगह आप सदका दे दें। रोज़े की सबसे ज़्यादा अहमियत है प्रिवेंशन में, रोकथाम में, कैंसर होने से पहले। लेकिन कैंसर के दौरान भी ये देखा गया है कि जिन मरीज़ों में उनकी सेहत अच्छी है और वो रोज़ा रख सकते हैं, तो उनमें कैंसर की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो कम हो जाती है और उनकी दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव हैं और साइड इफ़ेक्ट कम है। लेकिन जो लोग रोज़े नहीं रख सकते, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो रोज़े जैसी कैफियत पैदा करें, यानी खाना जो है दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाएँ, उसके दरमियान जितना वक्फा हो सकता है रखें। अहम चीज़ यह है कि कैंसर के सेल जो हैं वो ग्लूकोज पसंद करते हैं, शुगर, चीनी, मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता, इस चीज़ को पसंद करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा से फैलते हैं। उनके ऊपर बाकी सेलों की निस्बत 10 गुना ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं ग्लूकोज के। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर जिस्म के अंदर चीनी, शुगर, ग्लूकोज कम होता है, तो आपका जिस्म फैट को, आपकी चर्बी को गलाता है, उससे जो मुरक्कब पैदा होता है उसे कीटोन्स कहते हैं। कैंसर के सेल कीटोन्स को सही तरह खा पी नहीं सकते और वो एक तरह फाके का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में खाने में भी वक्फा रखें
और पानी बेशक पिए, अगर आप बीमार हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, पानी ज़रूर पीजिए, लेकिन वक्फा रखिए। खाने की चीज़ों में कोशिश करें 10 से 12 घंटे या से ज़्यादा का वक्फा हो, तो आपकी जिस्म के अंदर चर्बी गलना शुरू होगी और गलती हुई चर्बी को बाकी जिस्म तो इस्तेमाल कर सकता है, कैंसर सेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है इस्तेमाल करना। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। थोड़ा सा चूँकि आप बात हो ही रही है रोज़े के हवाले से, तो आपने बताया, मैं चाहता हूँ कैंसर पे भी थोड़ी सी बात हो जाए कि पाकिस्तान में जैसे ममालिक में इसकी इतनी ज़्यादा रेशो क्यों है? बुनियादी वजह क्या हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं और हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, और इसकी प्रिवेंशन के लिए अब तक हमने जो कुछ किया है क्या वो काफ़ी है या इसमें मज़ीद कुछ होना चाहिए? इस पे ओवरऑल आप क्या हमें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कैंसर की 2 अहम अवामिल हैं, अंदरूनी और बैरूनी, इंटरनल एक्सटर्नल। अंदरूनी अवामिल में आपकी जेनेटिक्स हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तानी लोगों के जेनेटिक्स दुनिया के बेहतरीन जेनेटिक्स में से। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कौमों ने आके आबादी की है। हमारे यहाँ न्यूज़ अपडेट पे जाना है हमने, बिल्कुल लिंक करते हैं इस वक्त। हमजा शहबाज साहब मीडिया से बात करें, आपको दिखाते हैं। अदबी अक्सरियत खो चुके हैं, आपके खोखले नारे, आपकी खोखली ललकारे, आप ऑपोजिशन को जिस तरह से गलीज गालियों से नवाजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो इमरान नियाजी, क्योंकि अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। तुम कितनी देर छुपोगे? सदर साहब इमरान नियाजी का यसमैन बन चुका है। स्पीकर कौमी असेंबली अपने आईनी रोल के बजाय इमरान नियाजी के इशारों पे नाच रहा है। क्या ये आइन और कानून का हल्फ उठाया था स्पीकर कौमी असेंबली ने कि वो आइन और कानून की पासदारी करने के बजाय इमरान नियाजी का यसमैन बने? स्पीकर साहब, आपने अब हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना। ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी, और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में चल रही है, उसमें आपका नाम भी आ गया है। अगर थोड़ी सी भी आप में फिक्र हो, थोड़ी भी आप में मॉरल अथॉरिटी हो, जो कि नहीं है, तो आप अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएं और कहें कौम को कि मैंने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं जिसमें इमरान नियाजी का दामन सर से लेकर पैर तक काला हो चुका है, सबूतों समेत ये पकड़ा जा चुका है। आप भी उसका हिस्सा हैं। आपको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। कह जाए कि इस नाजुक मौका पर जब कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद बू हो चुकी है और इमरान नियाजी की खुदा के फजल करम से छुट्टी होने वाली है, तो स्पीकर साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपके भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। तो बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाअल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। हम 126 दिन के धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे। हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम गुलेलों, डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम पीटीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाजी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाजी, आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूं, ये कौम पूछती है, कहां है 50 लाख घर, कहां है 1 करोड़ नौकरियां, कहां है नया पाकिस्तान, कहां है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो,
स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो। आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी आवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने जमीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब अपना जो आपका मंशूर है उसको कौम के सामने रखकर कौम के साथ मजाक किया जाता है। हमजा शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सवाल से आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद आपके साथ रहेंगे। थोड़ी देर हमारे साथ रहिए। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। बिल्कुल, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। और आखिरी हिस्से में हम ये सोच रहे थे कि बाज़ औक़ात आप बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑफिस के अंदर जाते हुए, या क्या कहना चाहिए, वर्क प्लेसेस पे जाते हुए, कि कभी कभार तो बिल्कुल एंड के ऊपर, जैसे कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, और कभी बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में या किसी प्रोजेक्ट के शुरू में आपको जरूरत पड़ती है चाय की। तो अभी बड़ी स्पेशल हम ये भी तस्करा कर रहे थे कि मेरी चाय आई थी तो मैं उस पर ही तबसरा करना चाह रही थी कि चाय बहुत जरूरी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग ऑफिसेज में या सुबह सुबह अगर मुझे चाय ना मिले तो मुझे बहुत आवाजारी सी होती है, क्योंकि नॉर्मली लोगों की प्रैक्टिस। अच्छा, पाकिस्तान का तो वैसे मुझे लगता है कौमी मशरूब है। वैसे चीन में तो बहुत लोग डिफरेंट किस्म की चाय पीते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप आ रहे हैं चाय पी लें, जा रहे हैं चाय पी लें, चाय तो पी के जाएं, उठते बैठते इस तरह की बातें। हाँ। हर वक्त चाय 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 होती रहती है। और फिर चाय की भी एग्जाम होती है बहुत सारी, मिक्स चाय, सेपरेट चाय, इलायची वाली और चाय। आपको पता है कि घर के अंदर कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर घर के 3 मेंबर हैं, वो किचन में जाते हैं, खवातीन की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें भी कैटेगरीज होती है कि कौन अच्छी चाय बनाता है, और फिर उसकी घर में बड़ी वैल्यू होती है कि कोई किसी खास मौके पे फलाने को कुछ चाय बना, हाँ, किसी खास मौके। और जो अक्सर मैंने देखा है, जो छोटी बहनें होती हैं वो बड़े भाइयों से इस वजह से बहुत तंग भी होती हैं, क्योंकि उनको चाय बहुत बनानी पड़ती है। Tell me about उनके it. दोस्त आ रहे हैं, उनका कोई जाने वाला आ रहा है, तो छोटी बहन सबसे ज्यादा इसका शिकार होती है कि वो चाय बनाए। खैर, चाय की अहमियत हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त थोड़े से लेजी महसूस कर रहे हैं, या आज का दिन आपको लगता है थोड़ा स्लो है, तो यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, मतलब चाय पी सकते हैं आप। और वैसे भी आपके मूड को, हमें लगता है अगर अच्छी चाय, अच्छा कप ऑफ चाय आपको मिल जाएगा तो आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो वीकेंड है, चाय पिए, उठे बैठे चाय पीते जाएं। अब बस आपने यही करना है। हाँ, छुट्टी है, हमारी छुट्टी है। अच्छा जनाब, हम आपसे इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को लाइव शो में, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि हम मैच जीत जाएं, क्योंकि मेरी सुई अटकी हुई है वहाँ पे, टेस्ट जीत के।